गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। और अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस में मीनिंग ऑफ ब्रांच तो पता ही है, इट्स पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस जो सब्सटेंशियल सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज करती है जो कि हेड ऑफिस में होती है। ब्रांच क्या होता है? ये हेड ऑफिस का एक पार्ट है जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज करता है जो हेड ऑफिस में होती है। ब्रांचेस, इस चैप्टर में हम लोग ब्रांचेस अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करती है और उन बुक से रिलेटेड हेड ऑफिस क्या ट्रीटमेंट करता है उसके रिलेशन में ये चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग हेड ऑफिस की अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ब्रांचेस अपनी बुक्स को कैसे मेंटेन करती हैं और उनसे संबंधित हेड ऑफिस की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है। पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस की। ब्रांचेस कैसे होती हैं? अकाउंटिंग जो करने के लिए हमारे पास ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांच भी होती है और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी होती है और फॉरेन ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, तीन तरीके की ब्रांचेस होती हैं। एक हमारी इनलैंड ब्रांचेस होगी, एक फॉरेन ब्रांचेस होगी। इनलैंड ब्रांचेस में डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है। फॉरेन ब्रांचेस में इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल होती हैं। ठीक है, तो ईच ब्रांच अपनी बुक्स का सिस्टम कैसे मेंटेन करती है चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनलैंड ब्रांचेस की। इनलैंड ब्रांचेस का मतलब जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसी कंट्री में वो ब्रांच है। और फॉरेन ब्रांचेस मतलब आपका हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर कंट्री में है और ब्रांच किसी दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में है। तो वो दो तरीके की हो सकती है, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और जो इनलैंड ब्रांचेस है मैंने आपको बता ही दिया, एक डिपेंडेंट ब्रांच होती है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। पहली बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। डिपेंडेंट ब्रांच वो जो हर पर्पस के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर एवरीथिंग। लाइक यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स फॉर एवरी एक्टिविटीज। आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो एज ऑफ नाउ। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो भी आप पेरेंट्स से लेते हो, आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए वो भी आप विद सम एक्सेप्शंस वो भी आप पेरेंट्स से लेते हो। ठीक है, आपको कोई और चीज खरीदनी है, अपनी पर्सनल चीजें भी खरीदनी है, स्टिल यू हैव टू आस्क टू योर पेरेंट्स। मतलब हर चीज, और आपको हर चीज पेरेंट्स लेके देते हैं, तो यू आर डिपेंडेंट। जब आप बड़े हो जाओगे, मैरिड हो जाओगे, अपना बिजनेस हो जाएगा, तो यू बिकम इंडिपेंडेंट। और अगर आप फॉरेन में चले गए तो आप क्या हो गया? फॉरेन ब्रांच बन जाओगे अपने पेरेंट्स की। यही होता है ना। तो हम सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं। अब जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो हर एक्टिविटी के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है और वो अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं क्योंकि उनका उनका जो ट्रांजैक्शन है बहुत थोड़ी मात्रा में होती हैं और हेड ऑफिस ही उनकी बुक्स मेंटेन कर लेता है और ब्रांच सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। मेमोरेंडम मतलब समझते हो? थोड़ा बहुत कच्चे खाते। अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच में हम व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस और व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एट होलसेल प्राइस, दो कंसेप्ट है इसमें कि अगर मैं हेड ऑफिस हूँ और आप मेरी ब्रांच हो तो मैं आपको गुड्स कैसे सप्लाई कर रहा हूँ। याद रखना, बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। ब्रांच बुक्स मेंटेन नहीं करेगी और मैं आपको एक डेटर ट्रीट करूंगा अंडर स्टॉक डेटर मेथड। और स्टॉक एंड डेटर मेथड में मैं फिर अगेन मैं आपको डेटा ट्रीट करूंगा, थोड़ा डिटेल मेंटेन करूंगा बुक्स की। और फाइनल अकाउंट मेथड में भी मैं आपको डेटा ही ट्रीट करूंगा बट मैं आपका फाइनल अकाउंट तैयार करूंगा। मतलब ये कि जब मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा या तो कॉस्ट पर या इनवॉइस प्राइस पर। कॉस्ट समझते हो? कॉस्ट का मतलब जो मेरी कॉस्ट है मैं उसी प्राइस के ऊपर आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ। और इनवॉइस प्राइस का मतलब अगर मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी है तो आपको मैं 12-15 रुपए की चीज दे रहा हूँ, उसे बोलते हैं इनवॉइसिंग कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ब्रांच को मेरी कॉस्टिंग का पता ना चले कि मैं उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उसके बारे में ब्रांच को अंदाजा ना हो, इसलिए मैं इनवॉइसिंग करता हूँ। क्लियर? और अगर मैं आपको एज ए होलसेल ब्रांच ट्रीट करता हूँ तो उसकी ट्रीटमेंट हम अलग करनी है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं डेटर मेथड की। ये बात क्लियर है कि डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, क्लियर है ना? डिपेंडेंट मतलब जो हर एक्टिविटीज के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और डिपेंडेंट ब्रांच कभी भी अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करती। सारा बुक्स कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस। सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड डिपेंडेंट ब्रांच के पास होते हैं, जैसे स्टॉक कितना आया, कितना बच गया, कैश कितना दिया था हेड ऑफिस ने ब्रांच को, कितना उसने वापस कर दिया, कितना उसके पास क्लोजिंग बैलेंस है, कितने की क्रेडिट सेल की, कितनी डेटर से रिकवरी की, वो तो ऑफ कोर्स वो तो ब्रांच को ही मेंटेन करने पड़ेंगे, वो मेमोरेंडम नेचर के होंगे। एंट्रीज जो करेगा वो हेड ऑफिस ही करेगा।
अब बुक्स मेंटेन करने के जैसे कि मैंने आपको बोला 3 मेथड्स है। सबसे पहला आपका डेटर मेथड है, दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड और तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड है। फाइनल अकाउंट मेथड सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है जिसमें जस्ट मुझे ब्रांच की बुक्स भी मेंटेन नहीं करनी होती, जस्ट मैं उसका प्रॉफिट निकाल लेता हूँ मेमोरेंडम नेचर में कि मैंने कितनी कॉस्ट ब्रांच को ट्रांसफर की, कितने की उसने सेल की, कितने के खर्चे मैंने ब्रांच के लिए किए, डिफरेंस प्रॉफिट आ गया। बहुत छोटी ब्रांच होती है, मैं बुक्स मेंटेन भी नहीं शायद करता, तो उसको मैं प्रॉफिट मेमोरेंडम नेचर का निकाल के प्रॉफिट निकाल लेता हूं। डेटर मेथड में मेन एंट्रीज हमारी होती है डेटर एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड में। डेटर मेथड में आप छोटी ब्रांच हो और स्टॉक एंड डेटर में आप बड़ी ब्रांच हो। डेटर मेथड में मैं आपके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहता, स्टॉक एंड डेटर में मैं हर एक्टिविटी के ऊपर, आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता हूं। इसके लिए मैं हर एक्टिविटी की एंट्री करूंगा अपनी बुक्स में। डेटर मेथड में मैं जस्ट वही एंट्रीज फॉलो करूंगा जो मैं आपको गुड्स दे रहा हूं और जो आपसे जो चीज दे रहा हूं आपको और जो चीज मैं वापस ले रहा हूं सिर्फ उसी की एंट्री की जाएगी। स्टॉक एंड डेटर में आपकी हर एक्टिविटी की एंट्री होगी। दोनों तरीकों में मैं आपकी बुक्स मैं मेंटेन कर रहा हूं, बट मेरा कंट्रोल दोनों में अलग अलग है। डेटर मेथड में मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपके पास गुड्स भी छोटी मात्रा में है, आपकी सेल भी थोड़ी होगी, खर्चे भी थोड़े हैं, तो मुझे ज्यादा कंट्रोल नहीं करना, तो मैं ज्यादा ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा हो जाता है, मुझे कंट्रोल ज्यादा करना पड़ता है, हेराफेरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मैं आपके ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने लग जाता हूं। कंट्रोल का मतलब आपकी हर एक्टिविटी की मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, चाहे आप अपने लेवल पर ही कर रहे हो, लेकिन मैं एंट्री उसकी रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज कॉल्ड स्टॉक एंड डेटर मेथड। जैसे होता है ना कि बच्चों पे ट्रस्ट हो जाते तो पेरेंट्स पूछते नहीं है, और ना हो तो ज्यादा पूछते हैं। हर छोटी छोटी इवन पॉकेट मनी का भी हिसाब देना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। तो जब आपको पॉकेट मनी का भी हिसाब देना पड़े तो आप स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर फॉल कर गए। यू हैव टू गिव रीजन फॉर एवरीथिंग। क्लियर? आइए हम बात करते हैं डेटर मेथड की। जैसे मैंने लिखा है सुटेबल फॉर स्मॉल ब्रांचेस, छोटी ब्रांचेस के लिए सुटेबल है। सेपरेट ब्रांच, हर ब्रांच के लिए हर ब्रांच का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, किसकी बुक्स में होगा? हेड ऑफिस की बुक्स में होगा, और हेड ऑफिस हर ब्रांच का एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। मैं आपको डेटर ट्रीट करूंगा। डेटर के साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं कि जो मैं आपको दे रहा हूं उसकी एंट्री और जो आपसे ले रहा हूं, आप वहां क्या कर रहे हो उसकी मैं कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगा। डेटर मेथड यही होता है, समझ रहे हो ना, कि मैंने जो मेरी तरफ से, चाहे आपको कैश गया चाहे आपको गुड्स गए, उसकी एंट्री करूंगा। आपने मुझे वापस किया, चाहे कैश वापस किया चाहे आपने गुड्स वापस कर दिए, उसकी एंट्रीज करूंगा। आप कितने की सेल कर रहे हो, आप कितने खर्चे पे कर रहे हो, आप क्या और कुछ कर रहे हो, वो मैंने को रिकॉर्ड नहीं करना। क्या हम डेटर की ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? अज्यूम कर लो कि डेटर कौन होता है। मेरे लिए डेटर का मतलब मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, बस उसकी एंट्री करूंगा, जब आप कोई कैश दोगे उसकी एंट्री करूंगा, और कोई ट्रांजैक्शन मैंने नहीं करनी है। तो इसलिए हम लोग ब्रांच अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट मेंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं आपको चीज दे रहा हूं और जब मैं आपसे ले रहा हूं उसमें अमाउंट में अंतर होगा। चीज मैं आपको दे रहा हूं कॉस्ट पे और वापस आप मेरे को सेल प्राइस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उन दोनों में अंतर होगा, देने और उसके वापस करने में अंतर होगा, तो उसको प्रॉफिट आएगा वो। इसलिए ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा? आपका नॉमिनल अकाउंट रहेगा। ब्रांच अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड यूज्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच, और ये सारा काम हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगा। अंडर दिस मेथड एवरीथिंग सप्लाइड बाय हेड ऑफिस इज डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। ऑफ कोर्स मैं आपको डेबिट करूंगा क्योंकि आप मेरे डेटर हो। जो भी चीज दूंगा, चाहे मैं आपको फर्नीचर दे रहा हूं, चाहे मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, चाहे मैं आपको कैश दे रहा हूं, उससे मैं आपको डेबिट कर दूंगा, और आप जो भी मुझे वापस करोगे उससे मैं आपको क्रेडिट कर लूंगा। ऑफ कोर्स डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट लॉस आएगा। and everything supplied by branch is credited to branch account and difference in branch is profit and loss of each branch। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। नोट्स लिखे हैं कुछ। नो एंट्री फॉर ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, नो एंट्री फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ऑफ कोर्स आप किस लेवल पे क्या खर्चा कर रहे हो उसकी मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए क्या हो, सिर्फ एक डेटर हो। नो एंट्री फॉर बैड डेट्स, आपकी बुक्स में बैड डेट्स हो गए, पैसा मर गया, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, गुड्स खराब हो गए, उसकी मैं कोई एंट्री नहीं करने वाला। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने एंट्री सिर्फ दो चीजों की करनी है, मेरी तरफ से क्या गया और आपकी तरफ से क्या आया। आपके लेवल पर क्या हो रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं करूंगा। आपके मन में आएगा सवाल कि सर फिर तो ब्रांच हेरा फेरी करती रहेगी, गुड्स बोल देगी बैड डेट्स हो गए,
आप तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, बोल दे कि स्टॉक चोरी हो गया, तो मैं उसके लिए रेडी होता हूँ, क्योंकि ब्रांच इतनी छोटी है। मान लीजिए आपके पास मैं 2 लाख के गुड्स एनुअली भेजता हूँ, तो आप उसमें 10,000 की हेरा फेरी भी कर गए, तो अगर मैं उसकी डिटेल अकाउंटिंग करूंगा तो मेरा 20,000 का खर्चा आएगा, तो बेटर है ना कि 10,000 का लॉस बियर कर लो। तो डिटेल अकाउंटिंग करने के लिए ब्रांच का साइज भी तो बड़ा होना चाहिए ना, ज्यादा कंट्रोल तभी किया जाएगा। मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, अगर लॉस मटेरियल है तो खर्च करेंगे उसे बचाने के लिए, अगर लॉस मटेरियल नहीं है और अकाउंटिंग मटेरियल हो जाती है तो हम नहीं करेंगे। कंट्रोल उसी चीज पे किया जाता है ना, तो कि आपको कंट्रोल ये ना उस ताले की कीमत है वो सामान से ज्यादा हो, कंट्रोल करने की कीमत लॉस से ज्यादा हो तो हम कंट्रोल नहीं करते, हम वेस्ट होने देते हैं। वही चीज है यहाँ पर, छोटी ब्रांच है, ज्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। नो एंट्री फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रांच टू डेटर्स। आप देखोगे हमारी 2 जगह पे काम चलता है, कि मैरिटोरियस में चलता है कि हमारी ब्रांच है, मैरिटोरियस पे चीजें खराब होती हैं, हमें पता है खराब होती हैं, अब उसे कंट्रोल करने जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लॉस होगा हमारा। लेकिन ब्रांच में हम लोग खराब नहीं होने देते, वॉल्यूम और बिजनेस का अंतर है ना, वहां सीधा सीधा हमारा नाम रिलेट करता है, बच्चा हमारे नाम से आ रहा है, वहां हम लोग उसको चीज को खराब नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मैरिटोरियस में है तो बच्चे को पता नहीं कौन जीके इंस्टीट्यूट है, शायद उनको तो पता है कि सरकार ने एक टेंडर इशू किया था और उनके टीचर्स आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, तो वहां हमारा कोई ज्यादा लॉस नहीं है। हालांकि वहां पे भी कंट्रोल करते हैं, मतलब वहां 19-21 हो जाए तो हमें बर्दाश्त हो जाता है, मेंटेन नहीं करना पड़ता ज्यादा। कभी कोई गलती भी होगी, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, नुकसान हो गया, तभी वी कैन बियर दैट टू सम एक्सटेंट। बट इस दूसरी ब्रांच में हमारा स्टेक है, वहां पर हमारा सीधा नाम इन्वॉल्व है, तो वहां पर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। मेटीरियलिटी आ गई, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं करते, हम जहाँ पे मटेरियल चीजें वहां पे कंट्रोल करते हैं। तो ये ब्रांच इतनी छोटी होती है कि यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि यहाँ पर हम क्यों नहीं कर रहे, वो तो हेरा फेरी करने लग जाएंगे, करते रहे, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे। जब उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो करेंगे, और उनको कंट्रोल करने के लिए डिटेल रिकॉर्डिंग चाहिए होती है फिर, तो उस केस में हमें स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करना पड़ता है। स्टॉक एंड डेटर का मतलब ये है कि आप डिटेल में हर ट्रांजेक्शन को, ब्रांच की को रिकॉर्ड कर रहे हो, हर चोरी को प्रिवेंट करोगे, क्योंकि बड़ी होगी है ब्रांच। नो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट यूज्ड बाय ब्रांच। अब आप देखो, मेरे को किसी स्टूडेंट ने बोला कि ही वाज आस्किंग कि यूएस में बहुत लोग इलीगल रहते हैं, मैक्सिको से निकल जाते हैं अंदर, तो गवर्नमेंट उनको ट्रेस क्यों नहीं करती है और उनको निकालती क्यों नहीं है? वीजे एक्सपायर हो जाते हैं और फिर उनको रहने क्यों देती है? तो सरकार का सीधा कंसेप्ट है, उनको ट्रेस करने में खर्चा ज्यादा होगा, बेनिफिट है उनसे। तो क्या बेनिफिट है उनसे? बेनिफिट ये है कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सरकार के लिए, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। नहीं समझे? अगर आप मैक्सिको से यूएस में घुस गए तो आप इलीगल हो, सरकार को पता होता है ये इलीगल है बंदा, ट्रेस हो सकता है। पहली बात तो उसे ट्रेस करने में खर्चा आएगा, दूसरी बात है नुकसान करेंगे अपना, क्योंकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं ना, सामान तो खरीद रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिको से सामान भी लेके आते हैं और घर का खर्चा वहीं से चलता है, काम भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी का हो रही है, और जो वो कमाते हैं वो बाहर तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि कंट्री लीव कर ही नहीं सकते। वंस दे लीव द कंट्री तो ऑटोमेटिकली वो तो गए, और वो ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी नहीं कर सकते, तो वो जो भी कमाएंगे वहीं खर्च करेंगे। तो आप बताओ, डिमांड तो पैदा कर ही रहे हैं ना, जब वो डिमांड पैदा कर रहे हैं तो एक उनके लिए हैप्पी जी। चलिए, तो मैं आपको बोल रहा था कि वो चीजें ऐसी हैं कि उनको फायदा है, कंट्रोल करने का नुकसान है, तो नहीं करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हम बच के रह रहे हैं और सरकार में पकड़ नहीं पा रही। सरकार को सब पता होता है, क्योंकि सरकार की लिस्ट में होता नहीं है कि ये वापस गए हैं कि नहीं गए, इनके तो वीजे एक्सपायर हो रखे हैं। वो इसलिए, हाँ, वो होते ना, आंखों देख के मक्खी नहीं खाई जाती, वो है कि अगर सामने से जाओगे फिर रोक लेंगे। अगर चोरी छुपे रह रहे हो, मेरे को पता है कि आप चोरी छुपे रह रहे हो, और मेरे को बोलो मत कि आप चोरी छुपे रह रहे हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो फायदा है आपके रखने का। वही तो लेबर क्लास है जो काम करती है उन कंट्रीज में, लेबर की डिमांड को पूरा कर रहे हैं वो लोग। और सरकार की कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं, कोई पेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई उनके बच्चों को बेनिफिट नहीं देना, सोशल कॉस्ट कोई नहीं है सरकार की।
तो ऐसे लोगों को निकालने का फायदा क्या? कनाडा में भी यही होता है, इलीगल होते हैं लोग लेकिन उनको निकाला नहीं जाता, उनकी इवन इन विजिटर को के वीजे को एक्सटेंड किया जाता है। उसके दो फायदे हैं ना, विजिटर को कोई बेनिफिट नहीं देना हमने, ना हेल्थ फैसिलिटीज, ना चिल्ड्रन की बेनिफिट, ना एजुकेशन बेनिफिट, ना कोई और बेनिफिट, लेकिन काम तो करेंगे ना, डिमांड तो पैदा करेंगे, और जब वो वीजे को अप्लाई करेंगे तो डॉलर भी तो देंगे। तो ऐसी कंट्रीज में लेबर कम है, डिमांड ज्यादा है लेबर की, तो वो काम चला लेते हैं उन्हीं लोगों से जो इलीगल होते हैं, बस मानते नहीं है कि इलीगल है। सब वो सरकारें समझदार होगी, वही चीज यहां पर है। मुझे पता है खराब हो रहा है, छोटी ब्रांच है, मुझे पता है, कई लोग होते हैं कि नहीं जी 1 रुपया भी खराब नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए मेरे 2 रुपए खर्च हो जाए, तो वो वाली बात है यहां पर। ठीक है, कंट्रोल नहीं करना है यहां पर, पता है एक्सेप्ट कर लेना है कि नुकसान हो सकता है छोटी ब्रांच में। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला आप डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं 2 ही एंट्रियां करूंगा, मेरे से क्या ले रहे हो, मेरे से क्या वापस कर रहे हो। ठीक, और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहां नीचे आ जाते हैं। इनवॉइसिंग का सिस्टम पता है आपको? एक मिनट में ये फॉर्मेट है डिपेंडेंट ब्रांच का। अगर आप इन एंट्रीज को ध्यान से देखो ना, ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये पैसा मैंने आपसे लेना है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है। ये पैसा किस रिगार्डिंग लेना है? आपके पास मेरा कैश है, आपके पास मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास मेरे डेटर्स पड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स अगर आप उधार बेचते हो तो डेटर किसके हैं? मेरे ही होंगे। आपके पास मेरा पेटी कैश है, आपके पास मेरा फिक्स एसेट है, और आप मैंने खर्चे पे कर रखे हैं आपके लिए। तो ये आपने मेरे को ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, ब्रॉट डाउन हो गया। अब एंट्रीज डालेंगे जो मैंने आपको दिया। मैंने आपको गुड सेंड टू ब्रांच दिया, गुड सेंड दिए, मैंने आपको कैश में पेमेंट की किसी भी चीज के लिए दी हो, आपने मुझे क्या वापस किया? आपने मुझे इतना पैसा वापस कर दिया, इतना स्टॉक वापस कर दिया, और ईयर एंड पर ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, इतना मैंने पैसा लेना है। तो दीज आर द एंट्रीज, सिंपल सिंपलेस्ट है कि मैं जो दे रहा हूं ये रही एंट्रीज, और जो आपसे ले रहा हूं वो ये है, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो डेटर में यही तो ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है। ठीक, अब यहां पर थोड़ी सी डिस्कशन और कर लेते हैं हम लोग कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को गुड भेजता कैसे है। देखिए, हेड ऑफिस क्या करता है, ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है, सॉरी ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेड ऑफिस अपने लिए सामान खरीदता है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये उसके पास पहले से स्टॉक होता है। चाहे कोई भी ब्रांच हो, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, सिस्टम यही फॉलो होता है, चाहे फॉरेन ब्रांच हो, हेड ऑफिस गुड्स ऐसे ही सप्लाई करता है। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं, हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। टू परचेज ऑफ स्टॉक, मान लो वो ट्रेडर है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग करता है, ये उसने सेल कर दी, हेड ऑफिस भी तो बेचेगा। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच, इतने गुड्स ब्रांच को भेज दिए, ये कॉस्ट पर होगा और ये भी कॉस्ट पर होगा। तो अब देखो इसमें से ये गुड्स माइनस हो गए, यहां क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ऑफ कोर्स हेड ऑफिस के पास ईयर एंड पर इतने गुड्स बचे हुए हैं, ये हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब ये जो जीपी है ना, ये सिर्फ हेड ऑफिस की सेल का जीपी है, इसमें ब्रांच की सेल नहीं है। क्योंकि ब्रांच को मान लीजिए 10 लाख के गुड्स यहां खरीदे थे आपने, और
2 लाख के गुड्स इन्होंने ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए, तो 8 लाख का रिकॉर्ड है ये सारा। उसके बाद चलेंगे आगे, P&L बनेगा, टू एक्सपेंसेस होंगे, हेड ऑफिस के होंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस, यहां जीपी आएगा। अब जो ब्रांच को गुड सप्लाई किए तो वहां से ब्रांच का प्रॉफिट आएगा बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, और ये आपका हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट आएगा। तो जो हेड ऑफिस है इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा वो उसका प्रॉफिट है, वो उन गुड्स का प्रॉफिट नहीं है जो उसने ब्रांच को दे दिया। ब्रांच तो माइनस हो गया परचेज में से, आप इस गुड्स सेंड टू ब्रांच को परचेज में से भी माइनस कर सकते हो कि ये तो हमने यूज ही नहीं किए। और फिर अब ब्रांच को जो गुड्स भेजे हैं तो ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट आएगा। ब्रांच का कोई भी खर्चा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे सारे खर्चे हेड ऑफिस के रिकॉर्ड है। मैं अपना P&L बना रहा हूं और ब्रांच से जो मेरे को प्रॉफिट आएगा वो अपनी अदर इनकम ट्रीट करके बाय वाली साइड ऐड कर लूंगा। अब आगे चलते हैं। अब गुड्स सेंड का क्या होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आप बोलोगे सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट तो कभी भी ट्रायल बैलेंस में होता नहीं, तो जाता कहां है? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पर होता है, और यही बाय ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और ये मैच कर जाता है, ये भी कॉस्ट पर है। तो इस तरीके से गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट खत्म हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो जस्ट गुड्स ट्रांसफर करने के लिए एक लेजर बनाया था, और जैसे ही गुड्स ब्रांच के पास चले जाते हैं वो मैच कर जाता है अगर आप कॉस्ट पर गुड्स भेज रहे हो। ओके, तो वही फॉर्मूला अगर आप देखोगे। उसके अलावा मैं जो भी कैश भेजूंगा, चाहे मैं वो ऑफकोर्स मैं आपको कैश दूंगा, या देखिए मैं आपको कोई भी कैश दे रहा हूं वो कैश एक्सपेंसेस के लिए होगा। जो मैं यहां पे आपको ये कैश दे रहा हूं, बैंक में पेमेंट कर रहा हूं आपको, ये मेरे बैंक अकाउंट को कम कर रहा है, ये मेरा खर्चा नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो कम हो गया। ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं ये बता रहा हूं कि ये बैंक किस लिए दिया मैंने आपको, एंट्री टू बैंक है, ब्रांच टू बैंक, मैंने बैंक दिया आपको। ये तो सैलरी के लिए दिया आपको, आप डिपेंडेंट ब्रांच हो तो आपके खर्चे भी मुझे ही पे करने पड़ेंगे। ये मैंने रेंट के लिए आपको पेमेंट की, ये मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको पेमेंट कर दी। उसके बाद ये गुड्स एंड टू ब्रांच, ये गुड्स चले गए। अब आपको ये बात क्लियर है कि ये ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच क्यों आया, क्योंकि ये गुड्स एंड टू ब्रांच मैंने जनरेट किया परचेज में से, परचेज में से कुछ गुड्स अलग करके रख लिए कि ये मैंने ब्रांच को भेजने हैं, और उस गुड्स को ट्रांसफर किया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में, और उसको उठा के ब्रांच को भेज दिया। ठीक है, तो परचेज पर चूज नहीं करना है, यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा। उसके बाद किसी भी तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूं, ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता, उसके जीपी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक, वो गुड्स तो ऐसे ही है कि मान लीजिए मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने कुछ गुड्स आप सबको दे दिए कि बेचाओ, और जो मैं बेच रहा हूं मेरा जीपी मेरे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आप बेच के लाओगे जो उसका नेट प्रॉफिट होगा उसमें से खर्चे माइनस हो जाएंगे। आपको मैंने 1-1 लाख के गुड्स दिए, आपने 70-70 हजार के गुड्स बेचिए, 10-10 हजार का खर्चा कर दिया, तो मैं खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं गुड्स भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं तो जस्ट आपको ट्रांसफर करने की एंट्री कर दूंगा, और मेरे को जो 20,000 का प्रॉफिट दोगे उसे मैं अपने नेट प्रॉफिट में जाके ऐड कर लूंगा कि पर ब्रांच मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रिकॉर्ड ब्रांच ट्रांजेक्शंस। और उसके बाद अगर देखो ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, वापस आ गया, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, गुड्स वापस आ गए, क्लोजिंग स्टॉक किसमें बढ़ेगा, बैलेंस शीट में मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, और ये पैसा मैंने आपसे लेना है। ठीक है, ये कैश पहले था, ये कैश ये साल के शुरू में आपके पास मेरा कैश था, मैंने भेजा था, ये साल के एंड में है, ये भी मेरा है। स्टॉक साल के शुरू में आपके पास मेरा इतना पड़ा हुआ था, साल के एंड में इतना पड़ा हुआ है। डेटर्स आपके पास मेरे डेटर है, बिकॉज सेल आप कर रहे हो, लेकिन डेटर तो मेरे हैं, गुड्स मेरे हैं, इतने थे, साल के एंड में इतने रह गए हैं, ये भी मैंने आपसे पैसे रिकवर करने, जब आपको रिकवर हो जाएंगे आपको मेरे को देना पड़ेगा ये पैसा। पैटी कैश, छोटे मोटे खर्चे, फिक्स एसेट आपके पास, फिक्स एसेट वो भी मेरे द्वारा सप्लाई किए गए हैं, ये फिक्स एसेट का ये WDV है,
तो ऑटोमेटिकली इसका और इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि मैं बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा बैड डेट? क्योंकि आप देखोगे बैड डेट्स में ऑटोमेटिकली डेटर कम हो जाएंगे, ओपनिंग डेटर ज्यादा होंगे, अगर बैड डेट हुए तो क्लोजिंग डेटर कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डेटर रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने बोला मैं कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आपके पास कैश भेज रहा हूं 10,000 का, एंड में कैश बच रहा है 2,000 का, तो मतलब 8,000 का खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे फिर भी रिकॉर्ड हो रही है, करने की जरूरत नहीं है। आप डेटर को डिस्काउंट दे रहे हो, उसकी मैं एंट्री नहीं कर रहा, लेकिन मेरे क्लोजिंग डेटर तो कम हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। आप डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन क्लोजिंग में WDV तो कम हो रही है ना एसेट की, तो ऑटोमेटिकली डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा नहीं है कि खर्चा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बस कंट्रोल करने के लिए एंट्री नहीं कर रहे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में पहले साल के शुरू की वैल्यूज है और क्लोजिंग बैलेंस में साल के एंड की वैल्यूज है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्या, ओपनिंग वैल्यू ज्यादा होती है, क्लोजिंग कम होती है, डिफरेंस खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर? ये सारी चीज मैंने आपको दी और ये मैंने आपसे ली, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये था कि मैं आपको कॉस्ट पर गुड सप्लाई कर रहा हूं। और दूसरी आती है कि जब मैं आपको इनवॉइस प्राइस पे गुड सप्लाई कर रहा हूं। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको मेरी कॉस्टिंग का पता चले, तो मैं आपको जो इनवॉइस इशू करता हूं ना, उसमें कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी जोड़ देता हूं। ब्रांच करेगी फिक्स एसेट तो कैश, अगर वो मेरे को देंगे तो कैश आ जाएगा, नहीं तो कैश क्लोजिंग बढ़ जाएगा। किसमें? देखिए, अगर आप कोई फिक्स एसेट बेचते हो तो ऑफकोर्स आपको लॉस होगा, वो ब्रांच में डाल देंगे। ठीक है, प्रॉफिट पे अगर बेचोगे तो प्रॉफिट भी ब्रांच में डाल देंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक याद रखो, मेरी बुक से वो फिक्स एसेट निकल चुका है। मैंने जब आपको फिक्स एसेट दिया तो मैंने आपको क्या डेबिट किया होगा, मैंने आपको डेबिट किया होगा और फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दिया होगा अपनी बुक्स में से। मैं जो भी चीज़ दूंगा आपको डेबिट करूंगा और जो दे रहा हूं उसको क्रेडिट कर दूंगा। सपोज करो मैंने आपको गुड्स दिए, आपको डेबिट किया टू गुड सेंट, मेरे पास जो गुड सेंट था वो क्लोज हो गया। मैंने आपको कैश दिया तो मैं आपको डेबिट करूंगा टू बैंक या कैश, मेरा बैंक या कैश कम हो गया। मैंने आपको फिक्स एसेट दिए तो मैं आपको करूंगा डेबिट, मेरी बुक्स में फिक्स एसेट कर दूंगा क्रेडिट, मेरी बुक से फिक्स एसेट निकल गए। अब आप उस फिक्स एसेट का क्या कर रहे हो, उस कैश का क्या कर रहे हो, उस स्टॉक का क्या कर रहे हो, मुझे वापस क्या दे रहे हो, उससे मेरे को प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। हाँ, अगर आप मेरे को फिक्स एसेट वापस करोगे कि ये ले जाओ, तो मैं वापस से फिक्स एसेट डेबिट कर लूंगा और आपको क्रेडिट कर दूंगा। आप स्टॉक वापस करोगे मेरे को, मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करूंगा, या अगर गुड सेंट वापस कर दिए तो गुड सेंट वापस डेबिट करूंगा और क्या करूंगा, ब्रांच को क्रेडिट कर लूंगा। आप मेरे को कैश वापस करोगे तो मैं कैश को डेबिट कर लूंगा और ब्रांच को क्रेडिट कर लूंगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना, याद रखना। लेकिन मैंने आपको बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफिस चाहता है कि वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी कॉस्ट ब्रांच को पता ना चले, ऐसे में वो क्या करता है, इनवॉइसिंग करता है। इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है समझते हो? कि मैंने आपको गुड सप्लाई दिए कि एक प्रॉफिट जोड़ के, अब इनवॉइसिंग का इफेक्ट हमारे ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा, तो ब्रांच का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। मैं आपको इनवॉइसिंग कर रहा हूं तो उसका असर मुझे ब्रांच से साइमल्टेनियसली हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को सही प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। मैं आपको इनवॉइसिंग कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉफिट जोड़ के माल बेच रहा हूं, उससे मेरी कॉस्ट बढ़ गई, आपको लगेगा कि महंगा बेच रहा हूं मैं आपको। लेकिन एक बात याद रखो, प्रॉफिट वही है जो रिलाइज हो, जो कस्टमर से मिले। मैंने आपको दे दिया प्रॉफिट जोड़ के, आपने स्टॉक में रख लिया, प्रॉफिट रिलाइज थोड़ा ना हुआ। तो जब जब मैं इनवॉइसिंग करूंगा, जहां जहां पर भी इनवॉइसिंग करूंगा, मुझे साइमल्टेनियसली उसका फैक्टर रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनवॉइसिंग जो की जा रही है वो जस्ट सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आप मेरी कॉस्ट को जान ना सको। तो आइए, जब मैं इनवॉइसिंग करूंगा तो कुछ एडिशनल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले जब मैं आपको गुड्स दूंगा, देखो जरा, ये गुड सेंट आ गया, ये मेरी 1 लाख की कॉस्ट है, मैं ये आपको 1,50,000 में भेज रहा हूं। ठीक, 1 लाख के गुड्स मैं इनवॉइस करके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के आपको सेंड कर रहा हूं, 1 लाख के गुड्स 1.5 लाख में दे रहा हूं, तो आपकी ब्रांच में वो 1,50,000 का डेबिट होगा।
ठीक है, आपका ब्रांच अकाउंट यू बन जाएगा। देखिए ये ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। जो मैंने इनवॉइस इशू की है आपको वो 1.5 लाख की है, हालांकि उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। मैं आपको 1.5 लाख में दे रहा हूं, 50,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूं। और अपनी बुक्स में, अब देखो मैं अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता। मुझे अगर ब्रांच का सही प्रॉफिट निकालना है तो मुझे इस एंट्री को 1.5 की जगह 1 लाख का ही रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 50,000 का इफेक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा। और आप देखो 2 अकाउंट पे असर पड़ गया, एक ये मिसमैच हो गया और एक यहाँ। तो एक काम करते हैं ना, 50,000 की एंट्री टू ब्रांच अकाउंट इधर कर देते हैं और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच एक एक्स्ट्रा एंट्री कर दी और जो इनवॉइसिंग का इफेक्ट खत्म कर दिया मैंने। जब आप इनवॉइसिंग करते हो तो उसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आप जानबूझ के कर रहे हो। अब बोलोगे सर इसका पता तो ब्रांच को पता लग जाएगा, इसका कैसे लगेगा? ब्रांच अकाउंट मैं मेंटेन कर रहा हूँ, हेड ऑफिस तो मेंटेन नहीं, सॉरी ब्रांच तो मेंटेन नहीं कर रही। ब्रांच के पास तो इनवॉइस आएगा 1.5 लाख का, उसे तो यही लगेगा कि 1.5 लाख के गुड्स आगे। बट मुझे अगर ये 1.5 लाख की एंट्री करनी है, आप बोलोगे सर 1.5 की इनवॉइसिंग कर दो, एंट्री 1 लाख की कर लो। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप इनवॉइस 1.5 लाख का काट रहे हो तो आपको एंट्री भी अपनी बुक्स में 1.5 लाख की करनी पड़ेगी कि मैंने अपनी ब्रांच को 1.5 लाख के गुड्स भेजे। तो ऑटोमेटिकली गुड्स सेंट में 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। बट क्या वो वाकई में ही प्रॉफिट हुआ है? नहीं हुआ, तो उसका इफेक्ट हमें खत्म करना पड़ेगा। और आप देखो ब्रांच अकाउंट में भी 1 लाख की एंट्री रिकॉर्ड हुई है नेट, ठीक है, और आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच भी ठीक हो गया है। इस तरीके से जब भी आप इनवॉइसिंग करोगे तो मेरे को उस इनवॉइसिंग का इफेक्ट साथ की साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कहां आएगा? जब आप मान लीजिए ब्रांच को गुड्स पसंद नहीं आए, उसने क्या कर दी, वापस कर दिए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। जब गुड्स भेजता हूं तो एंट्री क्या होती है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। जब वो वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी? गुड्स सेंट टू ब्रांच। ऐसे ही होगा ना। मान लीजिए आधे गुड्स उनको पसंद नहीं आए, तो वो गुड्स 50,000 के वापस करेंगे या 75,000 के वापस करेंगे? अरे 75 के करेंगे ना, उनको क्या मालूम कि इनकी कॉस्ट क्या है? उनके पास तो, उनके लिए तो, ब्रांच के लिए तो 1.5 लाख के गुड्स हैं, और उन्होंने जब आधे वापस कर दिए तो इसका मतलब 75,000 वापस आ गया। तो हम इनवॉइस जो हमारे पास रिटर्न इनवॉइस आएगा, जो रिटर्न होगा वो 75,000 का होगा, तो हम 75,000 की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और ये 75,000 की एंट्री यहां पर भी आएगी टू ब्रांच अकाउंट। ये काम फिर खराब हो गया, फिर इनवॉइसिंग का असर हमारी बुक्स पे ऊपर आ गया, इसको फिर हटाना पड़ेगा। कितने का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसमें? बाय ब्रांच अकाउंट 25,000 एंड टू गुड्स एंड टू ब्रांच 25,000। अब आप देखो ब्रांच में नेट रिकॉर्ड कितना हुआ? 50,000 का, और गुड्स सेंट टू ब्रांच में नेट रिकॉर्ड कितना हुआ? 50,000 का। तो गुड सेंट के ऊपर भी लोडिंग खत्म कर दी और गुड रिटर्न के ऊपर भी लोडिंग खत्म कर दी, ठीक। उसके बाद ईयर एंड होगा। आप मेरे को बताओगे बैलेंस कैरी डाउन में आपने मेरे को क्या क्या देना है? मैं आपको बता रहा हूं कि इनवॉइसिंग का असर कहां कहां होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, आप बताओगे कि भी क्लोजिंग स्टॉक बच गया, कितने का बच गया? 30,000 का, ठीक, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो क्या वाकई में 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है? 20 का है, 20 का है ना, 30 का नहीं है, 20 का है। कॉस्ट 20 की है, उसके लिए 30 की है ब्रांच के लिए, तो वो तो अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से बता देगा कि 30,000 का बचा हुआ, बट वो गुड्स तो 20 की है, तो मुझे उसका इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। अब ये गुड्स वापस नहीं आ रहे हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यहां मुझे इसको खत्म करने के लिए एक और एंट्री करनी पड़ेगी टू स्टॉक रिजर्व 10,000। तो मैं स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दूंगा। मैं यहाँ पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स वापस नहीं आए हैं। ये गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं? ब्रांच के पास ही पड़े हुए हैं, जस्ट ईयर एंड पर बैलेंस आई है। तो साथ के साथ इसके साथ ये स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दूंगा ताकि 20,000 का ही स्टॉक नजर आए बुक्स में।
और ये स्टॉक रिजर्व अगले साल रिवर्स हो जाएगा ओपनिंग के साथ। इस तरीके से हम इनवॉइसिंग का इफेक्ट साथ साथ खत्म करते जाएंगे। अगर आप इनवॉइसिंग करोगे तो उसका इफेक्ट भी आपको खत्म करना पड़ेगा, ताकि आपकी बुक्स में चीजें कॉस्ट पर ही नजर आए और आपका जो प्रॉफिट होगा ब्रांच में से वो सही प्रॉफिट ही इंडिकेट हो। सही है, चलते हैं आगे। ये देखिए, एडिशनल एंट्री टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लोडिंग। लोडिंग का इफेक्ट हटाने के लिए कौन कौन सी एडिशनल एंट्रीज आप करोगे? एंट्री टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लोडिंग इन गुड्स सेंड टू ब्रांचेस। जब मैं आपको गुड्स भेजूंगा तो उसमें लोडिंग होगी, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए मैं एंट्री क्या करूंगा? जब मैंने भेजी होगी तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड का खाता भी इफेक्ट हुआ होगा, उसमें भी लोडिंग का असर आया होगा, और ब्रांच के खाते में भी लोडिंग का असर आया होगा। तो वही एंट्री मैंने रिमूव विद अमाउंट ऑफ लोडिंग से रिवर्स कर दी। एंट्री क्या होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये लोडिंग अमाउंट से एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लोडिंग का जो असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप कभी गुड्स वापस करोगे, एंट्री टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लोडिंग इन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जब आप गुड्स वापस करोगे तो उसमें भी लोडिंग का असर होगा, क्योंकि आपने अपनी इनवॉइसिंग के हिसाब से गुड्स वापस करने हैं। तो जब आप वापस करोगे तो एंट्री होती है गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपसे जो माल आया उसको मैंने डेबिट किया और आपने किया तो ब्रांच को क्रेडिट कर दिया। इसमें भी लोडिंग का असर, इसने भी मेरे दो खातों को प्रभावित कर दिया, गुड्स सेंड को प्रभावित कर दिया और ब्रांच को प्रभावित कर दिया। तो उस लोडिंग वाली अमाउंट से एंट्री रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच विद अमाउंट ऑफ लोडिंग इन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। उसके बाद जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा बैलेंस कैरी डाउन में, वहां पर जो ब्रांच का स्टॉक आएगा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन में वो भी इनवॉइस प्राइस पर आएगा। उसका असर कहां पड़ेगा? उसका असर दो जगह पड़ने वाला है। एक तो ब्रांच के खाते में पड़ गया, एक बैलेंस शीट में पड़ जाएगा जब मैं आपका बैलेंस दिखाऊंगा कि ब्रांच से मैंने इतने पैसे लेने हैं। दो जगह उसका प्रभाव पड़ेगा ना। देखो, जहां प्रभाव पड़ा वहीं से हटाना है। पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच में प्रभाव पड़ता था, अब क्लोजिंग स्टॉक में आपने मेरे को गुड्स वापस नहीं किए, आपके पास ही है, लेकिन आपने मेरे को बता दिया कि आपने मुझे इतना पैसा देना है बैलेंस कैरी डाउन में। अब उसमें भी इनवॉइसिंग है, वाकई में देना थोड़ी ना, देना तो कम है, लेकिन वो स्टॉक में इनवॉइस जुड़ा हुआ है इसलिए ज्यादा दिख रहा है। तो दो जगह को प्रभावित कर रहा है। एक तो ब्रांच के प्रॉफिट को प्रभावित करेगा वो, क्योंकि बाय वाली साइड इनवॉइस प्राइस पे आएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरा कि वो जो बैलेंस मैंने आपसे लेना, मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाऊंगा तो वहां पे वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए रिजर्व क्रिएट कर लेंगे, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व ब्रांच में टू वाली साइड में आ जाएगा और बैलेंस शीट में स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। तो दोनों जगह असर खत्म कर दिया उसका। ठीक है, बैलेंस शीट में जो ब्रांच का स्टॉक हमारे पास आया होगा, स्टॉक मेरा ही ना, बुक में आपके पास है, तो मैं बैलेंस कैरी डाउन में दिखाऊंगा से इतने पैसे लेने हैं, बैलेंस शीट में से दिखाऊंगा तो स्टॉक रिजर्व माइनस करके दिखाऊंगा और ये अगले साल रिवर्स हो जाएगा, लेजर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें अगर एंट्री टू रिमूव अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और सिमिलरली अगले साल ये एंट्री स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच रिवर्स हो जाती है। तो दिस इज डेटर मेथड। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? मैं ब्रांच हूं, मैं हेड ऑफिस हूं, आप ब्रांच हो, मैं आपको डेटा ट्रीट करूंगा। मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए कि मैंने आपसे कितना पैसा लेना है साल के शुरू में, मैंने आपको कितने गुड्स सेंड किए वो चाहिए मुझे, मैंने आपको कितना कैश दिया वो चाहिए मुझे, आपने मुझे कितना कैश वापस किया, आपने मुझे अगर गुड्स रिटर्न किए तो कितने के रिटर्न किए, और ईयर एंड पे मैंने आपसे कितना पैसा लेना है। 6 चीजें चाहिए होती हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला, बैलेंस आपसे क्या लेना है मैंने, कैश का कितना बैलेंस आपके पास मेरा है, स्टॉक का कितना बैलेंस है, एसेट्स आपके पास मेरे कितने हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है। उसके बाद दूसरी चीज चाहिए होती है कि मेरे को यह पता होना चाहिए कि मैंने आपको साल के दौरान कितने गुड्स भेजे, कॉस्ट पर या इनवॉइस प्राइस पर। तीसरी चीज, मैंने आपको साल दौरान कितना कैश दिया, ऑफ कोर्स मैं ही कैश दूंगा, उसी से आप खर्चे करोगे। ठीक है, 3 चीजें होगी डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड में मुझे पता होना चाहिए कि आपने मुझे कितना कैश वापस किया। मुझे यह पता होना चाहिए कि अगर आपने गुड्स रिटर्न किए हैं तो कितने के किए हैं, कॉस्ट प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे। 5 आइटम्स होगी। और 6वीं आइटम मुझे चाहिए होगी कि मैंने ईयर एंड पर आपसे कितना पैसा लेना है। ये 6 चीजें पता होंगी तो आपका ब्रांच अकाउंट मैच बन जाएगा और डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस आएगा।
और अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस पूरा नहीं है क्योंकि डेटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, क्लोजिंग बैलेंस पूरा नहीं है क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, डेबिट साइड की तीनों आइटम पता है लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच नहीं पता। तो अगर कुछ मिसिंग होगा यू हैव टू कैलकुलेट दैट फर्स्ट, और वो वर्किंग नोट में आपको उसको कैलकुलेट करना होगा। ओके, आइए देखते हैं। ये देखिए, एक कंपनी है, उसकी ब्रांच है नागपुर में। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। कॉस्ट पर गुड्स बेचते हैं वो, टोटली कॉस्ट पे, इनवॉइसिंग नहीं है। आल्सो हाउएवर ब्रांच को अलाउ किया गया है कि वो कुछ डायरेक्ट परचेज भी कर सकती है जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल द डेली कलेक्शन आर ट्रांसफर्ड, देखो, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। ब्रांच को वो कॉस्ट पर गुड्स सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ब्रांच डायरेक्ट परचेजेस भी करती है जिसके लिए पेमेंट हेड ऑफिस ही करता है। तो आप मान के चलो हेड ऑफिस ही उसे गुड्स दे रहा है, ठीक। या ये मान लीजिए मैंने आपको कैश दे दिया, आपने गुड्स खरीदे, आपके खरीदने की एंट्री नहीं करूंगा, कैश की एंट्री करूंगा जो मैंने आपको दिया। आपने खरीद लिया, स्टॉक में बच गया तो स्टॉक में जोड़ लूंगा, मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा। दिमाग लगाना है आपने, रट्टा मार के आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे लिए आप डेटर हो। तो जो एक क्रेडिटर डेटर की एंट्रियां करता है ना, वही हेड ऑफिस ब्रांच की करेगा। अब डेटर अपनी क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, किसको क्या डील कर रहा है, किसे क्या सेल कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने जो दिया मैंने उसकी एंट्री करनी है, मैंने जो लिया उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। हमें खामखा कंफ्यूजन नहीं पैदा करना कि डेटर ने तो बैड डेट हो गई जी, एंट्री रिकॉर्ड करो। डेटर मेथड में नहीं रिकॉर्ड। हाँ, बैलेंस क्लोजिंग नहीं मिसिंग होगा तो उसमें से बैड डेट माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो हर सारा काम आपको दिमाग से करना होगा। तो डायरेक्ट परचेज आर आल्सो मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट आर मेड बाय हेड ऑफिस। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच टू द हेड ऑफिस। सारे के सारे पैसे ब्रांच से हेड ऑफिस की तरफ आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर मेथड। ये रहा। चलिए शुरू करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से देखते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। सन्ड्री डेटर का बैलेंस है, इंप्रेस्ड कैश, इंप्रेस्ड कैश मतलब पैटी कैश। इंप्रेस सिस्टम समझते हो कि अगर कैश जितना यूज कर लोगे उतना और दे देंगे आपको, ठीक। स्टॉक, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो नहीं, यही दो बैलेंस ओपनिंग है, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस देखो, नहीं स्टॉक ही है, सॉरी ये भी है तीसरा। ये तीन ओपनिंग बैलेंस आपके और तीन क्लोजिंग है। देखो, जितने ओपनिंग बैलेंस उतने क्लोजिंग भी होने चाहिए, ठीक है। अगर मिसिंग है तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है, उसको निकालो पहले। क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक का बैलेंस है और इंप्रेस्ड कैश तो इतना ही आएगा 2000, ठीक, 2000 ही आएगा। इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं, 2000 आएगा, पता ही है इंप्रेस्ड कैश है। और तीसरी चीज है आपको डेटर मिसिंग है क्लोजिंग में। ओपनिंग क्लोजिंग की बात होगी। दूसरी चीज देखनी होती है, 6 ट्रांजैक्शन देखनी होती हैं। ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया, क्लोजिंग में हमारे पास डेटर मिसिंग है, निकालने पड़ेंगे। दूसरी चीज, कैश कितना दिया वो देख लो। कैश दिया मैंने आपको कैश दिया ही नहीं है, मिसिंग है। देखो कैश दिया मिसिंग है, कहां दिया 4000 मैंने आपको, वो तो पैटी के लिए है ना, कैश दिया ही नहीं है। देखो तो इसका मतलब नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कैश हो। तो कैश मिसिंग है, एक तो डेटर मिसिंग है, दूसरा कैश सेंड टू ब्रांच मिसिंग है। नहीं समझ रहे हो, वो तो वही मैं बोलूंगा, वो ढूंढना पड़ेगा ना। अब सही आपने बोला, लेकिन
अपेरेंटली नहीं पता चल रहा कि कैश है। वो तो बच्चा कहता है कि ये तो ब्रांच ने खरीदे हैं, और ऊपर लिख दिया कि कैश हम देंगे। इसके अलावा भी तो कैश दिया हो सकता है खर्चों के लिए। देखो खर्चों के लिए कैश भी दिया जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। ऑल डेली कलेक्शन ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच अपने पास कैश नहीं रख रहा तो खर्चे कहां से कर रहा है? वो भी तो पैसा दिया होगा ना, तो वो भी मिसिंग है। क्वेश्चन को तरीके से पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। उसके बाद बाय वाली गुड सेंट गिवन है, तो डेबिट साइड में 3 ट्रांजैक्शन होती है। ओपनिंग बैलेंस पता है, गुड सेंट पता है, कैश सेंट नहीं पता, हमें वो निकालना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में हमें मिला क्या उनसे वापस, कैश कितना वापस आया, रेमिटेंस कैश कितना वापस आया, गुड्स अगर उन्होंने रिटर्न किए होंगे, गुड्स उन्होंने रिटर्न किए होंगे, बताइए। ये भी वापस किया हुआ एक तरीके से, ठीक है। रिटर्न होंगे नहीं, ठीक है, रिटर्न गुड्स होंगे नहीं, अक्सर होते नहीं है, कि जरूरी नहीं कि ब्रांच गुड्स वापस भी करता है, कैश वापस करता है। और 6वीं चीज क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास पता ही डेटर मिसिंग है, तो ये चीजें निकालनी पड़ेगी। तो आप देखो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना, ये रहा नीचे, ये रहा, और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस एट, ये तो 2000 ही आना था, यहां से ये 4000 ये आ गया, और एक चीज और आएगी कि हेड ऑफिस से कितना पैसा आया, वो यहां दिया हुआ है। एक मिनट, ये देखो ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, 30,000 ये हो गया, और 45,000 ये हो गया। खर्चों के लिए 30,000, गुड्स के लिए 45,000, 75,000 हो गया। इन सब की एंट्रीज करनी है हमने। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक, स्टॉक का 40,000, यहां पर कितना है स्टॉक, 24,000। 40 कैसे आया बताओगे? दोनों का ओपनिंग स्टॉक है, ये भी ओपनिंग स्टॉक है, ये, ठीक, 40,000। उसके बाद डेटर आएंगे 25,000, ठीक, ओपनिंग बैलेंस में। कैश आएगा 2,000, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2,000 का कैश, ठीक। क्लोजिंग में देखते हैं, क्लोजिंग में हमारे पास कैश तो निकालने की जरूरत नहीं, इंप्रेस सिस्टम का मतलब कैश 2,000 ही आएगा, ठीक है, ये रहा कैश 2,000। उसके बाद जो क्लोजिंग में आपके पास स्टॉक आया 10,000 डायरेक्ट परचेज का, और 15,000 गुड्स का जो हमने उनको दिए थे, ठीक, ये रहा और ये रहा, और सन्ड्री डेटर मिसिंग है, तो आइए सन्ड्री डेटर निकाल लेते हैं पहले। क्लियर? कैसे निकालेंगे देखिए, ओपनिंग डेटर कितने हैं, क्वेश्चन नहीं देखा आपने, ये रहा, आपके पास बुक है ना, 25,000। चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन जब ऐसे करते हो ना, चीज ढूंढ ढूंढ के करते हो तो गलत करते हो, कुछ मिसिंग होता है, आपको मिलता नहीं, आपके दिमाग में पहले होना चाहिए मैं ढूंढ के आ रहा हूँ। प्लस से रिसीव सेल, क्रेडिट सेल, हमने सेल कितनी की है ये भी आपको मिल जाएगी, 1,30,000। तो टोटल हमने डेटर से 1,55,000 लेना था, लेस बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स के 1,000 हो गए, ठीक, लेस डिस्काउंट भी दिया होगा, ठीक। आपको ढूंढना है, मिल गई चीज तो ठीक है, इसका मतलब नहीं होगी कितना। उसके बाद ब्रांच ने गुड्स वापस भी किए, सॉरी डेटर ने गुड्स वापस भी तो किए हो सकते हैं, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, देखो है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स,
कितना कैश रिसीव हुआ डेटर से? अरे दिया होगा ना, नहीं मिला? एक बात समझो, जितना कैश दिया डेटर ने वो किधर गया होगा? हेड ऑफिस को गया होगा। तो हेड ऑफिस को जितना भी कैश गया वो डेटर से आया होगा, सीधा सीधा नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने ऊपर लाइन तो लिख दी, जो भी रिसीव करोगे वो सीधा कहां जा रहा है? हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस कितना आएगा फिर? इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि डेटर से कितना रिसीव हुआ। इसका मतलब ये तो पता है ना कि हमने हेड ऑफिस को कितना दिया। ऊपर लाइन में लिख दिया हुआ कि जो भी अमाउंट डेटर से रिकवर होगी, ऊपर ही लिख दिया ना उन्होंने, वो हेड ऑफिस को भेज दी जाएगी। तो हेड ऑफिस को कितनी भेजी गई है? वही डेटर से रिकवर होगा। बताओ। 1 लाख ज्यादा हो गया। देखते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा। सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस 25,000, ठीक। उसके बाद क्रेडिट सेल 1,30,000। इसमें से 45 माइनस करो ना, माइनस 45,000। ये कैश सेल का माइनस करना पड़ेगा ना आपको, कैश सेल भी तो भेजी होगी। क्रेडिट सेल से रिकवरी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना भाई। आपने हेड ऑफिस को 1,65 भेजे हैं, उसमें से 45,000 की कैश हुई है सेल, ठीक है। तो इसका मतलब 1,20,000 के डेटर्स की रिकवरी भेजी है, ठीक है। और रेमिटेंस 5,000 और भेजी है। तो टोटल हमने हेड ऑफिस को 1,70,000 भेजा। 1,70,000 में से 45 कैश सेल का भेज दिया। 1,25,000 हमने डेटर से रिकवर करके भेजा है। नहीं समझे? ठीक है, तो 1,25,000 आएगा वहां। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कहां है? 3,000 की कस्टमर से रिटर्न भी आई है, ठीक है। तो वो चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। देखो कितना आएगा यहां, 1,25,000 लेस रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कितना? ये आएगा क्लोजिंग डेटर्स। बताइए कितने? हाँ जी, 24,000, 24,000। है ना 24,000। मैंने देखो, मैं आपसे सिर्फ फिगर्स पूछ रहा हूं, अगर आपको पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हो। आप करते हो आइटम ढूंढ ढूंढ के, ये पहली आइटम कहां जाएगी, दूसरी आइटम, वो तो जो गिवन है वो तो कर दी, जो मिसिंग है उसका क्या करोगे? हो सकता है कुछ मिसिंग हो। मतलब आपको चीजें, क्वेश्चन को एक ओपन माइंड से पढ़ना पड़ेगा तो होगा। नहीं तो बच्चे यही गलत कर देते हैं, डेटर की अमाउंट नहीं निकलती उनसे कितनी रिकवर हुई है या कितना क्लोजिंग बैलेंस है। अब यहां पे गलती क्या करनी थी आपने? आपने पूछना था रिकवरी नहीं हुआ डेटर से। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। डेटर आ गया, और क्या चाहिए देख लेते हैं। क्रेडिट साइड मैच कर गई होगी हमारी, क्योंकि क्रेडिट साइड में सिर्फ डेटर मिसिंग था। क्रेडिट साइड में कैश रिसीव पता है हमें, कैश रिसीव पता है ना? नहीं पता? पता है। कितना मिला? 1,65। स्टॉक वापस नहीं हुआ, स्टॉक वापस नहीं हुआ। अगर हुआ होगा ना, स्टॉक अकाउंट बना के देखना, मैच कर पता चल जाएगा। पर स्टॉक वापस नहीं हुआ। स्टॉक अकाउंट, क्रेडिट साइड में 3 आइटम्स होती हैं। कैश कितना वापस आया? कितना आया? 1,65 आया। 5,000 ट्रांजिट में है। ये जो 5,000 ट्रांजिट है, इसको आप या तो क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देना, गुड, कैश इन ट्रांजिट में दिखा देना। कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच एंट्री डालोगे आप। एक जो रिसीव हो गया उसकी एंट्री करे हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और जो कैश रिसीव नहीं हुआ उसकी एंट्री होगी कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। कैश की एंट्री होगी। स्टॉक ब्रांच ने कोई वापस नहीं किया, ठीक है, दिया ही नहीं हुआ, और आप निकाल भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? मैं बता दूं, स्टॉक अकाउंट बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि सेल कितने प्रॉफिट पर हो रही है वो पता नहीं है। आपको याद है मेन क्लास में मैंने बताया था, स्टॉक अकाउंट तभी बनता है या तो सारा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, या सारा स्टॉक सेल प्राइस पे बनेगा, या सारा कॉस्ट पे बनेगा। कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, कुछ ट्रांजैक्शन सेल पे है, तो वो आप स्टॉक अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यहां पर मिसिंग होगा, है ही नहीं है।
और फिर क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग में डेटर का बैलेंस भी पता चल गया, पेटी कैश का बैलेंस भी पता है, स्टॉक इन हैंड का बैलेंस भी पता है, क्रेडिट साइड मैच कर गई। अब आते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस हमें मालूम है, ठीक है, कैश सेंट टू ब्रांच पता है हमें कितना, अरे निकालने क्या बात है, ये देखो लेंगे 45,000 के लिए भेजा मैंने आपको और 30,000 ये भेजा, 75,000, और मैंने गुड्स कितने भेजे, 60,000, ठीक। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पैटी 4,000, ये भी कैश भेजा, तो कैश कितना भेजा है पैटी ऑफिस के लिए 4,000, एक्सपेंस के लिए 30,000, जो 34,000 मैंने आपको कैश और 45,000 आपको डायरेक्ट परचेज के लिए भेजा, 45,000 डायरेक्ट परचेज के लिए, 30,000 खर्चों के लिए और 4,000 आपको पैटी कैश के लिए। पैटी कैश के लिए 30,000, ठीक, तीनों होगी, और गुड सेंट 60,000 होगी ट्रांजैक्शन पूरी। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, मेरे को तो मैंने वो ढूंढा जो मुझे चाहिए था, आपने तो ध्यान से पढ़ना है ना। सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, देख लो 170 देख लो, कैश सेल का 45 आया, 165 हो गया और 5,000 ट्रांजिट में, तो मैच कर गया। 6 आइटम चाहिए, एक मुझे मालूम था कि एक तो है ही नहीं है, रिटर्न नहीं है, क्योंकि रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि हेड ऑफिस वापस करेगा गुड्स, ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स वापस करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 5 ट्रांजैक्शन ढूंढ लो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंट, कैश सेंट और कैश रिसीव्ड, जो मिसिंग है वो निकाल लो। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था और पैटी कैश भी मिसिंग था। पैटी कैश तो मुझे मालूम है इम्प्रेस सिस्टम पे काम कर रहा है, इम्प्रेस सिस्टम पे काम करेगा तो सेम ही होगा, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकाल लो सेम ही आएगा, ठीक। और दूसरी बात कि आपको डेटर का बैलेंस चाहिए था, डेटर का मैंने निकाल लिया, बाकी सारी चीजें तो गिवन थी, ठीक है। तो इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे जाके अगर और दिया होगा तो और देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड की बात करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।